हेलो, वेलकम टू द बी स्मार्ट प्रोफेशनल एकेडमीज ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। और मैं हूं सीएम नीलेश शिंदे, आपका यहां पे स्वागत करता हूं। आज हम सीएस फाउंडेशन का लेसन नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू लॉ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अभी तक हमने नेचर ऑफ लॉ, मीनिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ एंड रिलीवेंस ऑफ लॉ टू द मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी, ये सारी कंसेप्ट अभी तक हमने डिस्कस की थी। सोर्सेस ऑफ लॉ, ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में हमारा थोड़ा डिस्कशन हो चुका था, लेकिन आज इसको हम फिर से थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सोर्सेस ऑफ लॉ, सबसे पहले मैं डिस्कस करने से पहले थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करूँगा कि हमने अभी तक पढ़ा क्या था। देखिए, हमने जब स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था कि लॉ एज एन इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने लॉ का इंट्रोडक्शन देखा था, और मैंने आपको ये यहाँ पे ये बताया था कि लॉ को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में यहाँ पे एक्चुअली क्लासीफाई कर दिया गया है, जैसे कि नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्टिक। सर, ये नेचुरल, पॉजिटिविस्टिक, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, रियलिस्टिक क्या है? देखिए, एक्चुअली ये स्कूल्स ऑफ लॉ है, जिसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। स्कूल्स ऑफ लॉ मतलब एक आइडियोलॉजी रहती है। अलग अलग स्कूल्स ऑफ लॉ के लोगों की अलग अलग आइडियोलॉजी और उनका अलग अलग देखने का नज़रिया कि लॉ मतलब एक्चुअली होता क्या है। इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली लॉ मतलब है क्या, वो कहाँ से आया, और आज का जो लॉ है उसका सोर्स क्या है। हमने जब स्टार्ट किया था तब हमने देखा था कि नेचुरल स्कूल्स ऑफ लॉ कि जो लोग हैं, मतलब नेचुरल स्कूल्स ऑफ लॉ, ये आइडियोलॉजी से देखने वाले जो लोग हैं, इनका कहना क्या है। देखिए, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि लॉ मतलब एक कमांड ऑफ गॉड है, जो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग धर्म ग्रंथ में दी है, जहाँ पे कुछ कायदे कानून यहाँ पे लिखे जा चुके हैं, उसी को लॉ कहा गया है, ये नेचुरल स्कूल्स ऑफ लॉ के लोगों से। फिर बाद में पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ देखी थी, मतलब पॉजिटिविस्टिक सोच से लॉ को देखने वाले लोगों का क्या कहना है, जिसमें हमने स्पेसिफिकली ऑस्टिन की डेफिनेशन देखी थी कि ऑस्टिन का कहना क्या था। ऑस्टिन का कहना ये था कि लॉ एक कमांड ऑफ द सॉवरेन है। सर, कमांड ऑफ द सॉवरेन मतलब क्या है? इसका कहना है कि जो सरकार में बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, ये जो जैसे कि राजा हो, या फिर पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आज के ज़माने में पीएम हो या फिर पार्लियामेंट हो, ये सॉवेरियन है। सॉवेरियन मतलब सरकार है। ये कुछ कमांड करते हैं। कमांड करना मतलब क्या करना? डिसीजन पास करना या फिर ऑर्डर देना। ये जो ऑर्डर या फिर डिसीजन पास किया है, जो भी उन्होंने कानून बनाया है, उसी को ये ऑस्टिन का कहना है, ये पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन के लोगों का कहना है, पॉजिटिविस्टिक स्कूल के, कि ये सोर्स ऑफ लॉ है। ठीक है। फिर बाद में हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ भी हमने पढ़ी थी। हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ में हमने सेविग्नी की थ्योरी देखी थी। उसने वोक्जिस्ट थ्योरी यहाँ पे प्रेजेंट की थी कि क्या एक्चुअली सेविग्नी का कहना था। ठीक है, कैसे जर्मनी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर बाद में सेविग्नी को उसको अपोज करके कैसा नया रूल बनाया, नई थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी, वोक्जिस्ट थ्योरी। इसको काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। फिर बाद में सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन, रियलिस्टिक डेफिनेशन, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, रियलिस्टिक डेफिनेशन में एक्चुअली क्या है, ये आज के ज़माने की यहाँ पे सोच है। एक्चुअली रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जो एक अभी हाल ही में डिसीजन, आई थिंक मुझे लगता है आर्टिकल 377 के ऊपर डिसीजन दिया गया था कि दो जो मतलब अ, जो सिमिलर जेंडर के लोग जो है, वो आपस में रह सकते हैं, या फिर शादी का डिसीजन अभी पास नहीं हुआ है, दो सिमिलर जेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, सिमिलर जेंडर की, तो वो एक्चुअली यहाँ पे रह सकते हैं साथ में, ऐसा डिसीजन कुछ तो भी पास हुआ था। देखिए, ये रियलिस्टिक डेफिनेशन वाले जो जजेस है, मतलब ये जो डिसीजन पास करने वाले लोग हैं, वो आज के ज़माने की क्या सिचुएशंस है, इसको देख के यहाँ पे डिसीजन पास करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम मतलब कोई भी डिसीजन हो, मतलब कोई भी कानून यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो उसको आज के ज़माने से तोला जा रहा है। यहाँ पे रियलिटी क्या है इसके पीछे, एक्चुअली ये देखा जा रहा है।
तो आप बोलेंगे सर सेम जेंडर के लोग आपस में शादी कैसे कर सकते हैं या फिर आपस में रह कैसे सकते हैं। देखिए अब हो क्या रहा था, एक्चुअली मैंने बताया था एग्जाम्पल में कि दो लोग हैं सेम जेंडर के, ठीक है। अब वो आपस में साथ में सपोज रह रहे हैं, लेकिन अब हिस्टोरिकल स्कूल के लोगों का अगर थिंकिंग सोचा जाए, अगर परंपराओं की बात की जाए तो जैसे कि समाज में ऐसी बातें अच्छी नहीं कहते लोग, मतलब इसको बुरा भला सोचते हैं लोग कि सेम जेंडर के लोग एक साथ नहीं रह सकते वगैरह, उनको मारने का काम, वो सब चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। इसलिए जज ने सोचा कि भाई इसको अगर हम लॉ में कन्वर्ट कर दें इसको, कि भाई सेम जेंडर के लोग आपस में आ सकते हैं, तो कम से कम ये जो वायलेंस है, वायलेंस को तो रोका जा सकता है, ठीक है। तो यही कहने की यहाँ पे कोशिश की गई है। रियलिस्टिक डेफिनेशन में एक्चुअली रियलिटी को देखकर, आज के ज़माने की सिचुएशन को देखकर यहाँ पे लॉ बनाया जाएगा, ठीक है। फिर बाद में हमने देखा था कि सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। अब सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ को अलग से तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं, हर किसी को पता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ क्या है, लॉ का महत्व क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर बाद में हम आए थे सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ की तरफ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक है प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ। प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ में क्या है, प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ को फर्दर क्लासीफाई किया गया है कस्टम्स और कस्टमरी लॉ, जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स, स्टैच्यूट और लेजिस्लेशन, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और फिर बाद में है पर्सनल लॉ, फॉर एग्जांपल हिंदू एंड मोहम्मदियंस लॉ एक्सेट्रा, इसको क्लासीफाई कर दिया गया है, ठीक है। जब हमने कस्टम्स और कस्टमरी लॉ को देखा था, तब इसमें हमने ये देखा था कि देखिए कस्टम मीन्स परंपराएं, विचारधाराएं, जो कि बहुत पुराने ज़माने से यहाँ पे चलती आ रही है, इसको हम कस्टम्स और कस्टमरी लॉ बोलेंगे। अब लॉ एक ऐसी चीज़ है, किसी एक जगह से तो आई नहीं है, यह पहले समझने की कोशिश करो। अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेस है लॉ के, एक जगह से लॉ को हम बना नहीं सकते। कुछ बातें हमें कस्टम्स परंपराओं से भी लेनी चाहिए, कुछ बातें स्टैच्यूट से भी लेंगे, जो रियलिटी में चल रहा है उससे भी थोड़ा कुछ लॉ बनाएंगे। तो लॉ कोई एक यहाँ पे एक ऐसी थ्योरी नहीं है जहाँ से लॉ निकला है और यहाँ पे इसको कोडिफाई कर दिया है। अलग अलग जगह से लॉ है, अलग अलग जगह से अलग अलग उसके सोर्सेस है, जिसका एक सोर्स है कस्टम और कस्टमरी लॉ, ये भी एक लॉ का सोर्स है। जैसे कि हमने देखा था परंपराएं, कहाँ पे दी है परंपराएं, कुरान में परंपराएं दी है। स्मृतिज, हिंदुओं के केस में अगर देखा जाए तो वेदास है, स्मृतिज है, श्रुति है, ठीक है। यहाँ से परंपराएं चलती आ रही है, जिसको हमने फर्दर क्लासी, देखिए कस्टम को हमने फिर से क्लासीफाई कर दिया था, कस्टम विदाउट सैंक्शन, कस्टम हैविंग सैंक्शन, इसको भी हमने अच्छी तरह से देखा था। कस्टम विदाउट सैंक्शन को फिर से हमने यहाँ पे क्लासीफाई कर दिया था, लीगल कस्टम्स, लोकल कस्टम्स। लीगल कस्टम्स माने क्या, कि ऐसे कस्टम्स जो गवर्नमेंट ने बनाए, गवर्नमेंट ने कोई कुछ परंपराएं बनाई है। जैसे कि एक परंपरा क्या है, अब मतलब सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, इसको लीगल कस्टम कहा जाएगा, कि कोई भी बता सकता है कि भाई सिग्नल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लोकल कस्टम्स के बारे में अगर देखा जाए तो हर जगह पे, मतलब जैसे कि महाराष्ट्र में देखा जाए तो अलग कस्टम है यहाँ पे, गुजरात में देखा जाए तो अलग कस्टम है यहाँ पे। लोकल कस्टम मतलब आदिवासी एरिया में चले गए हम, ठीक है, नक्सलिस्ट एरिया में चले गए, या फिर केरला में चले गए, तमिलनाडु में चले गए, अलग अलग जगह का एक अलग अलग कस्टम होता है, उसको उसी जगह में फॉलो करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये लोकल कस्टम्स उस लोकेलिटी के लिए, उस जगह के लिए एप्लीकेबल होते हैं लोकल कस्टम्स। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हिंदुओं के लिए अलग कस्टम्स है, मुस्लिम्स के लिए अलग कस्टम्स है, क्रिश्चियंस के लिए अलग कस्टम्स है। फिर बाद में हमने देखा था जियोग्राफिकल लोकल कस्टम्स एंड पर्सनल लोकल कस्टम्स। अब ये जियोग्राफिकल लोकल कस्टम्स मतलब क्या है। जियोग्राफिकल लोकल कस्टम्स में हमने देखा था कि देखिए अगर हम एक 100 किलोमीटर का एरिया अगर क्रॉस करके आगे निकल जाए तो अलग अलग जियोग्राफ, मतलब एक गांव छोड़ने के बाद
लैंग्वेज चेंज हो जाती है, या फिर वहाँ के कुछ कायदे जो कि वहाँ पे बहुत सालों से चले आते आ रहे हैं, ठीक है, वो सब चेंज हो जाते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल लोकल कस्टम्स, ठीक है, जो अलग अलग पर्टिकुलर एरिया में एप्लीकेबल होते हैं। पर्सनल लोकल कस्टम्स के बारे में हमने देखा था। जनरल कस्टम्स है, जनरल कस्टम्स मतलब क्या है कि ये सबके लिए है, मतलब इंडिया में और सब सब जो भी यहाँ पे कम्युनिटी रहती है उनके लिए कुछ जनरल कस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो वो जनरल कस्टम्स मतलब परंपराएं, जनरल परंपराएं। अब कुछ परंपराओं का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हिंदुओं में कहा जाता है कि रात को मतलब झाड़ू पोछा नहीं करते, ठीक है, ये एक कस्टम है। ये इसका एग्जांपल मैंने दिया था। कोई अलग कस्टम, बहुत अलग अलग तरह के, आप अगर आपके घर में देखने की कोशिश करेंगे सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, तो आपको अलग अलग परंपराएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आपकी मम्मी या फिर पिताजी आपको बोलेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। ये इसी को हम क्या बोलेंगे, कस्टम्स बोलेंगे, कस्टम्स और परंपराएं। ये भी एज अ सोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है। फिर बाद में हमने देखा था कन्वेंशनल कस्टम्स। ये कन्वेंशनल कस्टम क्या चीज़ है, कन्वेंशनल कस्टम मतलब क्या है, एक्चुअली ये एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, ये एक्चुअली ट्रेड में एप्लीकेबल होता है। मतलब जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ कस्टम्स है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई गोल्ड की दुकान है, मतलब सोने की दुकान है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि अगर सोना कोई भी अगर खरीदता है, मतलब कोई भी बेचता है सोना, मतलब जैसे कि आप आपके घर की कोई चीज़ बेचने के लिए चले जाओ, तो वो क्या करेंगे, उसमें से कुछ परसेंटेज माइनस करके आपको पैसे दे देंगे। तो कुछ परसेंटेज माइनस करने का ये जो कस्टम है वो एक सोने की दुकान में एप्लीकेबल होता है या सब सोने की दुकान में एप्लीकेबल होता है, ये सब सोने की दुकान में एप्लीकेबल हो रहा है, देखिए, ठीक है। आप कहीं पे भी आपका सोना, घर का सोना बेचने के लिए चले जाओ, वो 2% का वहाँ पे मार्जिन कट करके ही आपको पैसे दे देगा। तो ये कन्वेंशनल कस्टम्स जो है वो जनरली ट्रेड के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर बाद में हमने देखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देखा था, ये एरिया आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड कस्टम्स। रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम्स मतलब है क्या, देखिए, अब सभी तो परंपराएं आज के ज़माने में चलती नहीं है, ठीक है, लेकिन परंपराओं को अगर लॉ के दायरे में लाना है, मतलब उसको अगर लॉ कहना है, ये लॉ हो सकता है। देखिए, जो भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, इंडियन पिनल कोड या इंडियन सिविल कोड वगैरह, ये जो सब चीज़ है, इसमें सारी बातें तो अब लिखी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ परंपराओं के बेसिस पे भी जजेस लोग डिसीजन पास कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि, लेकिन उस परंपराओं को भी लॉ के दायरे में लाने के लिए कुछ शर्तें हैं भाई, ऐसे ही कोई भी परंपरा यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल देखिए, पहला यहाँ पे रिक्विजिट क्या है, मतलब पहली कंडीशन क्या है, इसे हम इसेंशियल कंडीशन जनरली बोल सकते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये है कि इमेमोरियल एंटिक्विटी। मतलब क्या है, सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक तो कस्टम को अगर लॉ कहना है तो हम बोलेंगे कि ये बहुत सालों से, मतलब बहुत सालों से चलता आया हुआ कस्टम्स है क्या, इसको देखा जाएगा। मेरे घर का अलग कानून है, किसी और के घर का अलग कानून है, ऐसे कानून नहीं चलते भाई। बहुत सालों से जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, उस बहुत सालों से चलते आ रही हुई कोई चीज़ है, तो उसे बोलेंगे हम इमेमोरियल या फिर एंटिक्विटी। बहुत सालों से चलता आ रहा हुआ एक कस्टम है, एक परंपरा है, मान लीजिए, ठीक है। तो उस ये पहली कंडीशन है, या तो वो बहुत सालों से चल रहा है, उसी को हम कस्टम बोलेंगे। फिर बाद में सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब क्या है कि ये डिफिनाइट होना चाहिए। डिफिनाइट होना मतलब क्या है कि ये एक्चुअली बहुत सालों से भी चलता आ रहा है और ये डिफिनाइट है, मतलब ये चलता ही आ रहा है और ये मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, सर्टेनिटी होनी चाहिए। फिर बाद में हमने देखा था कि रिजनेबलनेस। रिजनेबलनेस मतलब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिजनेबलनेस मतलब क्या है, देखिए, एक कस्टम था जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि सती की परंपराएं है। अब सती की परंपराएं बहुत सालों से है, बहुत सालों से, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 100 200 300 साल पहले की ये सपोज बात है। सती मतलब पति के मरने के बाद पत्नी को पति के साथ ही जलाया फिर दफनाया जाता था। अब मुझे बताइए, ये कस्टम है क्या, ठीक है, ये कस्टम है क्या, ये एंटिक्विटी है, मतलब बहुत सालों से चलती आ रही थी, परंपरा थी, हाँ चलती आ रही है,
क्या इसमें सर्टेनिटी है? हाँ, सर्टेनिटी भी है कि मरना ही मरना है भाई पत्नी को, सर्टेनिटी भी है, लेकिन क्या ये रिजनेबल है? क्या रिजनेबल है आज के ज़माने में? आज के ज़माने में कौन औरत होगी ऐसी जो पति के मरने के बाद जा रही है भाई अपने पति के साथ, वो भी मर रही है? तो इसमें रिजनेबल नहीं है, औरतों के साथ यहाँ पे बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। देखिए, तो ये कस्टम रीजनेबल नहीं है, इसकी वजह से ये सती की परंपरा वाला जो कस्टम है इसको हम एज अ कस्टम नहीं ले सकते, लॉ में इसको शामिल नहीं कर सकते। और फिर बाद में ऐसे ही पॉइंट हमने देखे थे, कंपलसरी ऑब्जर्वेंस, ठीक है, कन्फर्मिटी विद द लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी। कन्फर्मिटी विद द लॉ मतलब क्या है कि आपका जो भी कस्टम है, रहने दीजिए, आपका कस्टम लॉ कंसिडर करेगा, लेकिन अगर वो लॉ को खारिज कर रहा है तो नहीं, ठीक है ना। मतलब क्या है कि आपका कस्टम आप फॉलो करो, लेकिन उससे मेन लॉ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पब्लिक मॉरलिटी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बाल विवाह है, अब बाल विवाह करना गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है, एज अ कानूनी तौर पे ये नहीं हो सकता, ऐसा कह दिया है। अब ये कन्फर्मिटी विद लॉ कस्टम है क्या? किसी गांव में कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे गांव में 100 सालों से यही परंपरा चलती आ रही है कि हम बच्ची के 16 साल की उम्र से पहले या फिर 16 साल की उम्र में ही शादी कर देते हैं। अब आपका कस्टम तो है 100 सालों से चलता आ रहा है, एंटिक्विटी है, सर्टेनिटी है, रीजनेबलनेस भी नहीं है उसमें, और कन्फर्मिटी विथ लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी भी नहीं है, ठीक है। यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन मतलब सबका ओपिनियन है क्या कि ये बात सही है, ये कस्टम सही है, किसी एक का भी इसमें अगेंस्ट ओपिनियन नहीं होना चाहिए, इसे हम यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन कहेंगे। फिर बाद में पीसेबल एन्जॉयमेंट। पीसेबल एन्जॉयमेंट ये पॉइंट क्या है कि आपकी कस्टम से शांततापूर्वक एन्जॉयमेंट मतलब होनी चाहिए, ठीक है। जो भी एन्जॉय होना चाहिए आदमी को, आपकी कस्टम से कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सती की परंपरा का मैं फिर से यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। अब सती की परंपरा में बाकी के लोगों को तो ठीक है, लेकिन जो मर रही है, मतलब पति के साथ जिसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो औरत कह सकती है कि मुझे पीसेबल एन्जॉयमेंट हो रहा है, यहाँ पे मैं जल रही हूँ और मैं शांततापूर्वक एंजॉय कर रही हूँ इवेंट? देखिए, ये ना तो पीसेबल एन्जॉयमेंट है, ठीक है। बाकी के लोगों के लिए क्या है मुझे तो पता नहीं, लेकिन वो जो औरत है जिसको ज़बरदस्ती वहाँ पे डाल दिया गया है, वो तो कम से कम रोती चिल्लाती होंगी, ठीक है। और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है? लास्ट का पॉइंट है कंसिस्टेंसी, मतलब वो बहुत सालों से कंटिन्यू चलता आना चाहिए कस्टम्स, ये रिक्विजिट्स फॉर वैलिड कस्टम्स थे। फिर बाद में हमने देखा था जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स। अब ये जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स